तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे यूलर्स फाई फंक्शन। अब हम क्या पढ़ेंगे? यूलर्स फाई फंक्शन। तो यूलर्स फाई फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी है। यूलर्स फाई फंक्शन, ठीक है। यूलर्स फाई फंक्शन क्या बोलता है? ये बोलता है अगर आप 1 का फाई फंक्शन का आंसर निकालते हो 1 ही रहना है, ठीक है। और अगर आप 1 से बड़ा लेते हो, जैसे आपने 1 से बड़ा कोई भी ले लिया, ठीक है, फॉर n ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो आंसर क्या आना है? आंसर उसका आना है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड रिलेटिव प्राइम टू n। मतलब क्या है इसका वो समझो। अगर आप 3 लेते हो तो आपको वो सब पॉजिटिव इंटीजर ढूंढने हैं जो 3 से छोटे हैं। 3 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर कौन है? एक 1 है और एक 2 है। ये 1 और 2 3 से छोटे हैं, और ये दोनों इस 3 के रिलेटिव प्राइम भी होने चाहिए। रिलेटिव प्राइम का मतलब है कि 3 और इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1। तो बताओ 3 से छोटा कौन है? 1 और 2। 1 और 3 का HCF 1 आता है, रिलेटिव प्राइम है। 2 और 3 का HCF 1 आता है, रिलेटिव प्राइम आ रहा है। तो इसको आपको कितने एलिमेंट्स मिल रहे हैं? 2 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, इसलिए इसका यूलर फाई फंक्शन का आंसर 2 होगा। और चलते हैं आगे। 4 ले लिया आपने। 4 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं? 1 2 3। 4 का रिलेटिव प्राइम 1 और 4 में HCF कितना है? 1। तो एक 1 आएगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 और 4 में HCF 2 है, तो रिलेटिव प्राइम नहीं हुए। 3 और 4 में HCF कितना है? 3 और 4 में HCF कितना है? 1। तो एक 3 भी आएगा। तो कितने एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं? 2। तो इस 5 और 4 का आंसर 2 होगा। और चलो 5 और 5। 5 से छोटे कौन कौन से इंटीजर्स हैं पॉजिटिव? बताओ। एक है 1, एक है 2, एक है 3, एक है 4। ये सब 5 से छोटे। अब 5 और 1 रिलेटिव प्राइम है, 2 और 5 रिलेटिव प्राइम है, 3 और 5 रिलेटिव प्राइम है, 4 और 5 रिलेटिव प्राइम है। तो कितने मिल रहे हैं आपको? 4 मिलेगा इसका आंसर। 5 और 6, ठीक है। 6 के छोटे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 और 6 में HCF 6 है, तो 6 तो नहीं, सॉरी 6 तो छोटा ही नहीं है। एक 5 मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। तो कितने मिल रहे हैं आपको? 2 मिल रहे हैं। तो ये है यूलर फाई फंक्शन। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर इसमें एक कंडीशन और है, अगर आप ध्यान से देखो, अगर प्राइम नंबर की बात करें, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। अगर आप ब्रैकेट के अंदर प्राइम नंबर लेते हो, मतलब 5 के अंदर क्या ले रहे हो? प्राइम नंबर ले रहे हो। क्या ले रहे हो? प्राइम नंबर। और उस प्राइम नंबर का नंबर है p। वो नंबर क्या है? p। तो आंसर मिल रहा है p-1। चेक कर सकते हो आप। 3 आंसर मिल रहा है 3-1। 5 आंसर मिल रहा है 5-1, ठीक है। तो अगर 5 फंक्शन आप प्राइम का निकालते तो आंसर मिलेगा p-1। बाकी तो सबके ऐसे निकालने। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये मैंने एक एग्जांपल पहले की लिखी थी जो मैंने अभी आपको डिस्कस करके बता दी। तो ये डेफिनेशन है कि फाई ऑफ n का मतलब क्या है? वो सब पॉजिटिव इंटीजर्स आप काउंट करो जो उस n से छोटे हैं और उस n के रिलेटिव प्राइम है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है। अब हम चलेंगे इस यूलर फाई फंक्शन का मतलब हमें समझ आ गया। अब हम चलेंगे यूलर्स थ्योरम के ऊपर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूलर्स थ्योरम। तो यूलर्स थ्योरम कैसे करेंगे? आइए स्टार्ट करते हैं। यूलर्स थ्योरम क्या बोलती है? अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है, अगर n आपके पास एक क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, और a कोई भी इंटीजर है, सच दैट a और n 1 है, मतलब a और n के अंदर HCF कितना है? 1, ठीक है, और n 1 से बड़ा होना चाहिए। तो हम प्रूफ करेंगे a की पावर 5n, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, ठीक है। तो a की पावर 5n इज कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 1 mod n, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? इस चीज़ का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब मैं कैसे बताता हूँ वो सुनना ध्यान से, ठीक है। पहले हम थ्योरम की स्टेटमेंट समझते हैं कि अगर a और n का HCF 1 आएगा तो ये चीज़ ओके होनी है। ये थ्योरम है। अब पहले मैं आपको इस चीज़ का मीनिंग समझाता हूँ। एग्जाम्पल समझाऊंगा, इधर बड़ी बार लिखा होगा, ये देखो। इसका मतलब क्या? 1 डिवाइड कर रहा है a-1 को, 1 डिवाइड कर रहा है a-1 को, 1 डिवाइड कर रहा है a-1 को। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है। ये 1,
ये जो ऊपर लेते हैं ये क्या है 1, और ये डिवाइड किसको करेगा, इसको और इसके माइनस को। ठीक है, अभी आप नहीं समझे मेरे को पता है, अभी एक और एग्जांपल बताता हूँ। ये तो बड़ी जगह लिखा हुआ है वो। देखो यही थी ना वो फिगर। ये फिगर कब ओके होगी, जब मैं बोलूँगा कि जो ये चीज़ है ये P, वो किसको डिवाइड करेगा, इसको और इसके माइनस को। नहीं समझे, मैं आपको फिर समझाता हूँ। अगर जैसे अगर आपके पास P है और आपने राइट कॉन्ग्रुएंट मॉडल ले लिया 3 mod A, तो इसका मतलब ये है कि जो ये A है वो डिवाइड किसको कर रहा है, P माइनस 3 को। अगर ये चीज़ है, इसका ही मतलब ये है मैथमेटिकल लैंग्वेज में। ठीक है, और बताता हूँ, और भी बड़ी जगह लिखा है मैंने। देखो एक और बार आया, क्या लिखा है, P डिवाइड्स A की पावर P माइनस A। तो इसको मैं लिख सकता हूँ P डिवाइड्स A की पावर P माइनस A। तो इसको अगर हमने इस फॉर्म में लिखना है तो हमें लिखना है A की पावर P राइट कांगुर मॉडलो इधर A और इधर मॉड P। तो फिर वही मतलब है ना, P किसको डिवाइड कर रहा है, इसके और इसके माइनस को। समझे बात? अब शायद आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको दोबारा से एक बार उधर ले चलता हूँ जो मैंने पहले बताया था। ये इधर लाया था ना मैंने आपको। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो 1 है, ये जो 1 है, ये 1 लिखा, ये किसको डिवाइड कर रहा है, A माइनस 1 को। ये बता रहा हूँ, क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन में आ जाओ। आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है, ये चीज़ क्या करनी है, प्रूफ करनी है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है आपको ये प्रूफ करना है कि जो n है वो डिवाइड कर रहा है A की पावर 5n माइनस 1 को। ये प्रूफ करना है। ये है आपकी यूलर्स थ्योरम। एग्ज़ाम में काफ़ी बार आई है यूलर्स थ्योरम, और मैंने आपको ये यूलर्स थ्योरम का मीनिंग समझा दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब करते हैं इस थ्योरम को स्टार्ट। काफ़ी इजी है, देखने में अजीब है इजी है। ठीक है, आपने एक ग्रुप ले लिया G, उसके अंदर आपने एक R ले लिया। R इंटीजर है, इंटीजर क्यों लिया, इंटीजर की बात हो रही है। और R और N का HCF 1 है। क्यों, क्वेश्चन में बोल रहा है वो इंटीजर और N का HCF क्या होना चाहिए, 1। तो मैंने वो इंटीजर R ले लिया और उसका और N का HCF क्या है, 1 है। समझे? अब देखो G एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो N, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो N। G ग्रुप है। क्यों, अगर हम कोई भी एक ऐसा इंटीजर ले लें जो HCF 1 बना रहा है तो वो ग्रुप बनेगा। ये आप याद रख लो, जिसकी आइडेंटिटी हमेशा 1 होगी। क्यों 1 क्यों होगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है। ये हमने सब पढ़ा हुआ है। ऑर्डर ऑफ G फाई ऑफ N होगा बाय डेफिनेशन ऑफ यूलर फाई फंक्शन। अभी आपने क्या बोला, यूलर फाई फंक्शन में फाई ऑफ N का मतलब क्या, वो इंटीजर जो N या N से छोटे हो और रिलेटिव प्राइम हो। और इधर जो आप सेट ले रहे हो वो ऐसे इंटीजर्स का ले रहे हो जो HCF 1 है। HCF 1 को रिलेटिव प्राइम ही बोलते हैं। तो इसका मतलब जो G के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो फाई ऑफ N होंगे, क्योंकि ये यूलर फाई फंक्शन की डेफिनेशन है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। मैंने एक G सेट ले लिया जिसके अंदर वो सारे इंटीजर लिए जो रिलेटिवली प्राइम है। तो जो G का ऑर्डर है वो ऊपर वाला जो फंक्शन है वही होगा, डेफिनेशन फाई ऑफ N ही होगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब 2 केसेस हो सकते हैं, N 1 हो सकता है। अगर N 1 हुआ तो फाई ऑफ N, क्योंकि ऑर्डर ऑफ G तो फाई ऑफ N है, तो फाई ऑफ N निकाला। फाई ऑफ N का मतलब है फाई ऑफ 1। अभी मैंने आपको बताया था अगर 1 हो तो उसका यूलर फाई फंक्शन 1 ही आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, आपको ऐसे शायद समझ नहीं आए। ठीक है, देखो मैंने N लिया 1, अब मैंने निकाला फाई ऑफ N। फाई ऑफ N का मतलब है फाई ऑफ 1, और ये मैंने अभी आपको बताया इसका आंसर होता है 1। अब आपको प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है A की पावर फाई N। पहले मैं देख लेता हूँ स्क्रीन में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। A की पावर फाई N प्रूफ करना है ना।
तो बेसिकली मैंने अब वही लिया ए की पावर 5n, जो प्रूफ करना है वही लिया। ये किसके इक्वल है, ए की पावर 5n कौन है, 1। और क्या मैं इसको बोल सकता हूँ मल्टीप्लिकेट मॉडुलो 1 mod 1, क्या मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि जो 1 है वो a माइनस 1 को क्या कर रहा है, डिवाइड। 1 तो हर एक को डिवाइड करता है, तो जो 1 है वो a माइनस 1 को डिवाइड करता है, इसलिए मैंने a की पावर 1 को ये लिख दिया। ये खुद लिखा, आया नहीं, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही हो ना तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो। ये लिखा, फिर इस स्टेप के बाद लिखा देयरफॉर a की पावर 5n इज इक्वल टू a की पावर 1। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर जो a की पावर 1 है वो मैं बोल सकता हूँ मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 1। ऐसा क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि ये हम तब बोल सकते हैं, कब बोल सकते हैं, जब जो ये वाली एंट्री है ये इन दोनों के माइनस को डिवाइड करे। तो ये वाली एंट्री कौन है, 1, और 1 तो a माइनस 1 को डिवाइड कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ। तो फिर इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूँगा तो मैं ये नहीं बोल सकता a की पावर 5n किसके बराबर है, a के, और a आगे ही है, तो मैं ये नहीं बोल सकता a की पावर 5n इज़ 1 mod 1, ये मैं बोल सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n आपने क्या लिया था, 1, तो इधर n ही है, क्योंकि क्वेश्चन में भी इधर n है, तो n अभी आपने क्या लिया, 1। तो पहला केस तो प्रूफ हो गया, जब n 1 होगा तो यूलर्स थ्योरम आपकी वेरीफाई होगी। तो पहला केस तो इजी है, 2-3 बार देखोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक। दूसरा केस, जब n 1 से बड़ा होगा, जब n 1 से क्या होगा, बड़ा। अब आप मेरे को बताओ जब n 1 से बड़ा होगा तो कोई इंटीजर होगा, और हर इंटीजर को हम इक्वली डिवीजन में ऐसा लिख सकते हैं, जैसे अगर आपने 3 ले लिया तो 3 को आप लिख सकते हो 2 × 1 + 2, 2 × 1 + 1। तो अगर n कोई बड़ा 1 से बड़ा हुआ तो मैंने क्या किया, a को मैंने एक इंटीजर में लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। ये आपको याद रखनी पड़ेगी थ्योरम। और आपको पता है ये जो r है ये रिमाइंडर होता है, ठीक है, और ये 0 हो सकता है, मगर n से हमेशा क्या होता है, डिवाइजर से हमेशा क्या होता है, छोटा। ये आपको पता होना चाहिए। अब 2 केस हो सकते हैं, जो ये r1 है वो क्या पता 0 हो जाए। अगर r1 0 हो गया तो इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ a = n Q1। अगर a n × Q1 है तो n भी a को डिवाइड कर रहा है, Q1 भी a को डिवाइड कर रहा है, तो n किसको डिवाइड करेगा, a को। ऐसा क्यों, देखो आप 4 को लिख सकते हो 2 × 1, तो 2 भी डिवाइड कर रहा है, 4 भी डिवाइड कर रहा है और 1 भी डिवाइड कर रहा है। वही है, किसी चीज़ को आप 2 का प्रोडक्ट लिखते हो, दोनों a को डिवाइड करते हैं। अगर n a को डिवाइड कर रहा है तो a और n का HCF n ही आएगा। क्यों, देखो अगर 4 8 को डिवाइड कर रहा है तो 4 और 8 का HCF 4 ही आएगा। अगर n a को डिवाइड कर रहा है तो n और a का HCF n ही आएगा, समझे। और अगर आप ध्यान से देखो कि अभी जो केस है उसमें n 1 से बड़ा है, तो ये चीज़ किसके इक्वल आ रही है, 1 के, मगर ये जो n है वो 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये जो a n है वो भी 1 से बड़ा होगा। मगर ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, a और n HCF 1 है, मगर अभी आपका क्या आ रहा है, a n 1 से बड़ा है। और ये कब हुआ, जब मैंने रिमाइंडर को क्या माना, 0। इसका मतलब रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं हो सकता। इस केस में रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये जो रिमाइंडर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये लिखा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो सकता है तो इसने बोला था रिमाइंडर यहाँ तो 0 होगा, यहाँ तो 0 से बड़ा होगा। 0 नहीं हो सकता तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। इसलिए मैंने लिखा कि जो रिमाइंडर है वो 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक, n तक होगा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब मैंने क्या किया, अब मैंने r1 जो रिमाइंडर r1 है उसका और n का HCF m ले लिया। जो रिमाइंडर r1 है और जो n है उसका HCF क्या ले लिया, m। अगर m दोनों को HCF है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो वो दोनों को फैक्टराइज करेगा। फैक्टराइज मतलब दोनों को डिवाइड करेगा, तो m r1 को भी डिवाइड कर रहा है, m n को भी डिवाइड कर रहा है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ये जो r1 की वैल्यू है वो मैंने इधर से निकाल ली। r1 क्या है, a - n Q1। तो ये देखो r1 को मैंने क्या लिखा, a - n Q1। आई होप आप समझ गए होंगे। और m n को डिवाइड कर रहा है। अब m इसको भी डिवाइड कर रहा है, n को अगर डिवाइड कर रहा है तो n Q1 को भी डिवाइड करेगा। ऐसा क्यों, अगर 2 6 को डिवाइड कर रहा है तो 2 6 × 3 को भी डिवाइड करता है, 2 6 × 4 को भी डिवाइड करता है, 2 6 × 2 को भी डिवाइड करता है। तो अगर m n को डिवाइड कर रहा है तो m n × Q1 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब जो m है वो इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, दोनों के प्लस को भी डिवाइड करेगा। कैसे, अगर 2 6 को डिवाइड कर रहा है और 2 4 को डिवाइड कर रहा है तो 2
6 + 4 को भी डिवाइड करता है, वही मैंने लिखा, इसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, दोनों के प्लस को भी डिवाइड करेगा, प्लस को डिवाइड करेगा तो ये माइनस और प्लस क्या हो गया, कैंसिल, तो एम ए को भी डिवाइड करेगा, और ऊपर आप बोलते ही हो एम एन को डिवाइड कर रहा है, तो एम एन को भी डिवाइड कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहा है। अगर एम दोनों को डिवाइड कर रहा है तो मैं लिख सकता हूँ एम उनके HCF को भी डिवाइड करेगा, एम उनके HCF, क्योंकि दोनों को डिवाइड कर रहा है तो एम उनके HCF को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, क्योंकि अगर ए और एन को डिवाइड करें तो उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मगर जो ए एन है वो तो हमारे क्वेश्चन में 1 है, तो एम 1 को डिवाइड करेगा। अगर एम 1 को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन नंबर 1 को डिवाइड करता है, 1 ही करता है, तो एम क्या है, 1 है, एम क्या है, 1। मगर मैंने एम क्या माना था, R1 और N का HCF, मगर R1 और N का HCF क्या आ गया, 1 आ गया, तो इसका मतलब जो R1 है वो गया G के अंदर। क्यों, क्योंकि G के पास आपने ऐसे एलिमेंट्स लिए थे स्टार्टिंग में जिनका HCF 1 है, और R1 का HCF 1 आ रहा है, तो R1 कहाँ गया, G के अंदर गया। फिर अगेन मैंने ऊपर से A की वैल्यू ले ली, NQ1 + R1, फिर R1 आया इस तरफ, ठीक है। अब N × Q1, N भी इसको डिवाइड करेगा, Q1 भी इसको डिवाइड करेगा, मेरे को जिसकी नीड है मैंने वो ले लिया, N डिवाइड कर रहा है A - R1 को। अब समझने की ज़रूरत है, N डिवाइड कर रहा है A - R1 को, अगर N डिवाइड कर रहा है A - R1 को, तो मैं लिख सकता हूँ ना, N डिवाइड कर रहा है इन दोनों का माइनस, तो मैं इस चीज़ को ऐसा लिख सकता हूँ, तो A इज़ मल्टीप्लिकेटिव मॉड R1 mod N, तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं क्योंकि इसका मीनिंग ये है। अच्छा, अब जब ये चीज़ आ गई तो मैं ऊपर फाई n लगा दिया, इधर क्या लगा दिया, फाई n, इधर भी क्या लग जाएगा, फाई n, वो देखो। अब जो ये R1 फाई n mod n है, इसकी वैल्यू क्या है, 1 mod n। ये क्यों है, उसका रीज़न ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो R1 G का एलिमेंट है, तो R1 का ऑर्डर जो G होगा वो क्या होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि R1 रिलेटिवली प्राइम है, तो जो इसका ऑर्डर ऑफ G करोगे वो क्या होगा, 1, G के अंदर 1 होगा। तो जो ऑर्डर ऑफ G है उसको फाई ऑफ n बोलते हैं, तो फाई ऑफ n पे भी क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब है जो n है वो R⁴ फाई n - 1 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्यों डिवाइड कर रहा है, क्योंकि जिसका भी ऑर्डर 1 आ रहा है तो वो हमारे G सेट में होगा, जो G सेट में होगा उसमें आने के लिए n इस R⁴ फाई n - 1 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो R⁴ फाई n है, इधर ऐसे लिखना था, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इधर इक्वल टू थोड़ा ना आएगा, इधर ऐसे आना, 3 लाइनें आनी, ठीक है। जो R⁴ फाई n है वो मॉड किसके होगा, इसको, क्योंकि जो n है वो डिवाइड किसको कर रहा है, एक सेकंड मैं थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ, रुको। इस लाइन को ऐसे लिखना है आपने, R1 ऑर्डर ऑफ G 1 mod n, और नीचे वाली लाइन को लिखना है R1 फाई ऑफ n ऐसे 1 mod n। और ऐसा क्यों, क्योंकि n डिवाइड कर रहा है इन दोनों को माइनस, वो इधर ये आई बात समझ, इधर बस ये मिस हो गया mod n। तो अब क्या किया, अब फर्स्ट इक्वेशन बोल रही है A⁴ फाई n इसके बराबर है, सेकंड इक्वेशन बोल रही है ये जो चीज़ है ये इसके बराबर है, तो मैंने इसको इसमें यूज़ किया, तो इस पूरे की वैल्यू मैंने इधर डाल दी, जब इधर डाली तो ये ऐसा बन गया, और यही आपकी थ्योरम थी, A⁴ फाई n इस मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 1 mod n, ठीक है। टफ है ये थोड़ी सी, यूलर थ्योरम थोड़ी सी टफ है, मगर एग्जाम में बड़ी बार आती है। आप वीडियो को 2-3 बार सुनोगे, छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे फर्मैट्स थ्योरम, इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्मैट्स थ्योरम। ये फर्मैट्स थ्योरम ये तो सिंपल है, ठीक है, और ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम करेंगे साइक्लिक ग्रुप के ऊपर एक आधी थ्योरम, फिर हम चल जाएंगे लास्ट यूनिट में जिसके थोड़े से क्वेश्चंस हैं। तो इस लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।